प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जकिंतो-न्यूसी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशन के साथ दुबई अरब एमिरेट्स में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम जीवन में अपने हेल्थ कार्ड को कैसे महत्व देते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना होगा। हमें ये देखना होगा कि पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में सकारात्मक बिंदु जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ग्रीन क्रेडिट यही है। 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के बाद इजरायली नेतृत्व के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र के COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हेर्जोग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये बैठक इजरायल द्वारा हमास के खिलाफ शत्रुता फिर से शुरू करने और दक्षिणी गाजा में सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा में कुछ घंटे बाद हुई। हालांकि श्री मोदी ने फिलिस्तीनी आबादी के लिए नियमित मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने युद्ध विराम का आह्वान नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने दुबई में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, उन्होंने गाजा की स्थिति को महामानवीय आपदा बताते हुए शत्रुता समाप्त करने की जोरदार अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने परिस्थिति और अर्थव्यवस्था के बीच एक महान संतुलन बनाया है। प्रधानमंत्री ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में कहा, आज भारत ने दुनिया के सामने परिस्थिति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान 4% से भी कम है। भारत उनमें से एक है। दुनिया की कुछ अर्थव्यवस्थाएं NDC लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है। उन्होंने आगे कहा, आपने मेरे द्वारा उठाए गए जलवायु न्याय, जलवायु वित्त और हरित ऋण के मुद्दों का लगातार समर्थन किया है। हमारे सामूहिक के साथ प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व के कल्याण के लिए सभी के हितों की रक्षा करना आवश्यक है। अपने भारत दौरे के बारे में बात करते हुए केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने इस सप्ताह के अंत में 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आने की संभावना जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ मुलाकात होने की पूरी संभावना है। भारत केन्या संबंधों के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने इसे शानदार बताया और अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। विलियम रूतो ने कहा, हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। The relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi for making sure that Africa became a permanent member of the G20 during his presidency. Yes, I will be visiting India later this week, maybe on between the 4th and the 5th. And what were the discussions about, if you can talk about, did you have a meeting with the Prime Minister today? I will be having a meeting with the Prime Minister hopefully when I visit India. We had just a small conversation and I'm looking forward to visiting India. And how do you see the relationship between the two countries? The relationship between Kenya and India are fantastic. We have a huge Indian population in Kenya. They are making very positive contribution in our country. We have a fantastic bilateral relationship, and it is my intention that we're going to build on that relationship in my visit to India later in the week. So India is also the G20 presidency. I mean, now Brazil will take off, yes. Take the baton. How India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi for making sure that Africa became a permanent member of the G20 during his presidency. 12 भाजपा विधायकों के खिलाफ दर्ज की गई FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने
तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि पार्टी एफआईआर से डरती नहीं है। मजूमदार ने कहा कि भाजपा अदालत में तृणमूल कांग्रेस से लड़ेगी। एएनआई से बात करते हुए डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा, हम इस एफआईआर से डरे हुए नहीं हैं। हम जानते हैं कि पुलिस टीएमसी पार्टी के सदस्यों के रूप में काम करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पहले भी कई एफआईआर दर्ज की गई थी और हम उनसे अदालत में लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस का इस एफआईआर को हम डरते नहीं है। पुलिस हम जानते हैं तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की मेंबर की तरह एक्ट करती है, हमें कोई डर नहीं है। इससे पहले भी बहुत एफआईआर हो चुका है। सारे एफआईआर का मुकाबला हम रास्ते पे करेंगे, कोर्ट के अंदर करेंगे। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के समापन के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने शब्दों पर कायम नहीं रहने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास कहने वाली बीजेपी जो कहती है उस पर अमल नहीं करती। आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी को लोगों को जवाब देना चाहिए। क्या बोलना है, सब तो बोल चुके हैं। देखिए, सब कुछ तो बोल चुके हैं, क्या नया बोलना है। सर, रैट माइनस का मुद्दा उठाया था, क्या समाजवादी नहीं, देखिए सब कुछ बोला जा चुका है। अब कोई ऐसी बात नहीं है जो बोलने की वाली हो। सवाल ये है कि जो बीजेपी कहती है वो करती नहीं है। जिन्होंने ये कहा सबका साथ सबका विकास, आखिरकार जो बेटियां 100 नंबर में थीं और जिस तरीके से आरक्षण की खिलवाड़ हो रही है, ये कहीं न कहीं सरकार को जनता के बीच उनको जवाब देना चाहिए। सर, रैट माइनस का मुद्दा उठाया था, रैट माइनस को सम्मानित करेंगे क्या आप? ये अलग विषय है। कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी ने केरला में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने राजनीतिक करियर को एक पंक्ति में परिभाषित कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने खुद ही कहा कि नारा क्या होना चाहिए। अब ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अगर कोई मुझसे राजनीति में मेरे 20 वर्षों को परिभाषित करने के लिए कहता है तो मैं एक पंक्ति में जवाब दे सकता हूँ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ റൂമിനകത്ത് അടച്ചിരുന്ന് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് ചിന്തിച്ച് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല. The yatra itself said what the slogan should be. ഈ യാത്ര തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Now it's very surprising, because if somebody asks me to define my 20 years in politics, ചിലരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ 20 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അത് ഞാൻ നിർവചിക്കണം എന്നാണ്. I can answer in one line. എനിക്കൊരു ഒറ്റ വരിയിലുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത്. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा. വെറുപ്പിന്റെ അങ്ങാടിയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കട തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. I can, if somebody asks me what is the Congress party, I can answer, नफरत के बाजार में मोहब्बत खोलती है. എന്താണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് ചിലർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അതിനും അതേ മറുപടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നൽകിയത്. COP28 के विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद संयुक्त अरब अमीरात की अपनी एक दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने COP28 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए UAE राष्ट्रपति को बधाई दी। उन्होंने COP28 में हरित जलवायु कार्यक्रम पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम की सह मेजबानी के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।
कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि बीआरएस ने चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से 12 विधायकों को ले लिया और इस बार पार्टी नहीं चाहती कि उनके कोई सदस्य कांग्रेस में शामिल हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी को लेकर बीआरएस पार्टी कांग्रेस को बुला रही है। रेणुका चौधरी ने कहा, बीआरएस पिछली बार हमारे 12 विधायकों को ले गए थे और इस बार वो कोशिश करेंगे कि उनके लोग हमारे पास न आए। फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं, वो हमें बुला रहे हैं। 30 नवंबर को एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए तैयार है और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी भारत के सबसे युवा राज्य में 10 साल के शासन के बाद बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगी। 2 बार से तेलंगाना में खास तौर की आपके एमएलए जीत के आते थे, चाहे जितनी भी संख्या उसको तकरीबन बीआरएस आधा कर देती थी 1-2 सालों में। नहीं, पिछले बार ले लिए, हमारा 12 एमएलए को छीन लिए, 19 में से 6 तो फिर उसको उस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ तैयारी है? अब एक बार हम हाथ जले तो तजुर्बा भी हो गई ना, तैयारी भी होगी, तो इट्स ओके। वो पिछले बार लेके गए, अब वो कोशिश करे कि उनके लोग हमारे पास ना आए। ये देख लें, अपना घर का ख्याल रखें। फोन आना शुरू कर दिए हैं, मुझे भी फोन आए हैं, लोगों ने फोन करके कहा दीदी हमें याद रखो, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ऑफ कोर्स, तो वहां भी हवा समझ में आ गई ना सबको, तो वहां से फोन आ रहे हैं हमें। तो ये देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि पहले उनके घर बर्बाद हो जाए। अपना ख्याल रखें। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी बहुत खराब श्रेणी में रहा है। स्थानीय लोगों की नींद धुंध की मोटी परत से खुली। कुछ लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की। एक स्थानीय ने कहा, मैं अपनी बेटी के साथ सेगवे के लिए यहाँ आया था, अगर प्रदूषण कम होता तो मजा दुगना हो जाता। प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे खांस रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पे सेगवे के लिए आया था और इसका मज़ा और भी अगर दुगना हो जाता अगर यहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता। पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत है और बच्चे को भी खांसी हो रही थी बीच बीच में। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो अपने हमारे एंजॉयमेंट को कम करती हैं। बारिश के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, पर फिर भी अभी बहुत पोल्यूशन है। अभी दिख रहा है कि काफ़ी पोल्यूशन है यहाँ पे। आपके सामने ही है, बोलने की ज़रूरत थोड़ी है, ख़राब ही है। आपके सामने दिख रही है कितनी पोल्यूशन है, और सब जी रहे हैं तो जीना पड़ेगा, क्या क्या तो करो। क्या क्या दिक्कत पॉल्यूशन में खास तौर पर आती है? ये तो सांस लेने में आती है और मेरे ख्याल से जुकाम, और आगे अब तो आगे जाके पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता सबके साथ। बट मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, क्या क्या स्थिति देख रहे हैं? आज मेरे ख्याल से कल से ज़्यादा ख़राब है। कल आई थिंक द स्मॉग और दिस पोल्यूशन वाज लेस, बट आज ज़्यादा है। तो कल क्या मतलब तुम कंपेयर टू बच्चे भी हैं, नहीं वो स्कूल में भाग ही नहीं पा रहे, मतलब उसमें मतलब वो ग्राउंड में दे आर नॉट एबल टू, मतलब भागने की कोशिश करते हैं बट वो सांस फूलती है उन लोग की, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। और हम लोग जब स्कूल से आते हैं बाहर खेलने जाने के लिए, मतलब वो मना है उन लोग को कि वो घर में रहो, बाहर जाके यू डोंट प्ले। लगता है कि दिल्ली सरकार लगातार कहती है तैयार किया गया, कोई कुछ नहीं करता बॉस। सब कहने की है, दिल्ली सरकार सेंटर पे डालती है, सेंटर दिल्ली सरकार पे होती है, कोई कुछ नहीं करता। जमीनी स्तर पर कोई कार्य मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। आपको तो लगता हो तो आप मतलब तो बता दो क्या होता है।